लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, नेतृत्व की शैलियाँ अथवा स्वरूप, या फिर नेतृत्व की कौन कौन सी किस्में हैं। तो इसमें पहला जो आधार है वो है मोटिवेशनल, अभिप्रेरणा। इसमें आते हैं पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी अगर ठीक ढंग से काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो उनको प्रेरित करने के लिए कि अच्छे ढंग से काम करते रहें, उनको इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, कर्मचारियों को ये बताया जाता है कि अगर आप ठीक ढंग से काम नहीं करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, पावर बेस्ड। पावर बेस्ड में पहला आता है हमारे पास ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो नेता होता है, लीडर, वो खुद कहता है कि मैंने अपने आप ही फैसला लेना है, जो मैं बोलूँगा वही होगा। ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी के ऊपर ही सभी को चलना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसमें क्या होता है, सभी कर्मचारियों के साथ मिलके, ठीक है, फिर कोई फैसला लिया जाता है, मिलके ही कामकाज किया जाता है। फिर है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है, कर्मचारियों को खुला छोड़ दिया जाता है, उनको काम दे दिया जाता है, अब उनकी इच्छा है जैसे मर्जी वो काम को करें। ठीक है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, वो कर्मचारियों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि वो अपने आप इस काम को करें। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या किया जाता है कि लीडर जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो उत्पादन की तरफ नहीं देखते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की तरफ देखते हैं। उनका कहने का मतलब है कि अगर हम कर्मचारियों का ख्याल रखेंगे तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। दूसरा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। इसमें नेता क्या करता है, नेता सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देता है। उसका मतलब यही होता है कि प्रोडक्शन जो है, उत्पादन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों की भावनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि उत्पादन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारे पास मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल। एक नेता द्वारा अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, अभिप्रेरणात्मक शैली उसमें मुख्य है। इस पद्धति के अंतर्गत कर्मचारियों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने हेतु उनको अनेक प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है। तो अभिप्रेरित किया जाता है तो उसके लिए कौन है, दो तरीके रखे हैं। नंबर एक है पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल, सकारात्मक नेतृत्व शैली। इसमें क्या होता है, जब नेता अपने अनुयायियों को मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों तरह की संतुष्टि प्रदान करके संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनका सहयोग प्राप्त करता है, तो इसे सकारात्मक नेतृत्व शैली कहा जाता है। तो मौद्रिक का मतलब क्या है कि पैसे के रूप में उनको प्रेरणा दी जाती है, जैसे वेतन वृद्धि, लाभों में हिस्सा देना, इनाम देना पैसे के तौर पे। ठीक है, और अमौद्रिक प्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है, उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, निर्णयों में भागीदारी बनाया जाता है, उनकी पहचान बनाई जाती है। ठीक है, उनको प्राइज दिए जाते हैं, इनाम दिया जाता है, पैसा तो नहीं दिया जाता लेकिन उनको शाबाशी दी जाती है, हौसला दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। इस पद्धति के अंतर्गत कर्मचारियों को मौद्रिक तथा अमौद्रिक ढंग से प्रेरित ना करके एक विपरीत व्यवहार द्वारा कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विपरीत व्यवहार होने के कारण ही इसे नकारात्मक शैली कहा जाता है। विपरीत व्यवहार के अंतर्गत अनुयायियों को दंड का भेद दिखाकर डराना, कार्य से हटाना, वेतन में कटौती करना, निश्चित समय से अधिक समय तक काम लेना, वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस पद्धति में प्रबंधक कर्मचारियों से सख्ती के साथ काम लेता है। लापरवाह कर्मचारियों पर विशेष निगाह रखी जाती है, कार्य में त्रुटि मिलने पर सजा दी जाती है। ठीक है, तो आपने इन दोनों पद्धतियों का क्या करना है, इनके लाभ और दोष जो हैं वो बता देने हैं कि इसका लाभ क्या है और दूसरे का क्या है। फिर निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो, निष्कर्ष यही निकाल सकते हो कि कोई भी लीडर है उसको इन दोनों पद्धतियों का इकट्ठा मिलान करके ही काम करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों जो विधियां बताई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो है इन दोनों स्टाइल को अपनाना चाहिए मिक्स करके। ठीक है, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे इनाम देना चाहिए और जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ दंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब सेकंड है हमारे पास बी पार्ट, पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकारात्मक नेतृत्व शैली।
जैसा कि इस शैली के नाम से ही स्पष्ट है कि नेता द्वारा इस पद्धति में अपनी सत्ता अथवा अधिकार का प्रयोग किया जाता है। सत्ता के प्रयोग का अर्थ ये नहीं है कि नेता अपने अनुयायियों पर हमेशा कोई अनावश्यक दबाव रखता है, बल्कि इस श्रेणी में जितनी भी नेतृत्व शैलियां आती हैं उनका संबंध नेता के अधिकार से होता है। तो इसमें जो मुख्य है वो है नंबर 1 ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, निरंकुश नेतृत्व शैली। इसमें क्या होता है, इस पद्धति को नेता केंद्रित शैली भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधक सारे अधिकार अपने हाथों में केंद्रित रखता है तथा कर्मचारियों को बिना किसी परिवर्तन के उसके आदेशों का पालन करते हुए कार्य निष्पादन करना पड़ता है। यदि कोई कर्मचारी कार्य निष्पादन में लापरवाही करता है तो उसे सजा दी जाती है। नेता अपना महत्व कम होने के डर के कारण अधिकारों का विकेंद्रीकरण नहीं करता। परिणाम स्वरूप प्रबंध की सफलता या असफलता का उत्तरदायित्व नेता का ही रहता है। नेता अपने अनुयायियों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दंड और भय का वातावरण बनाकर अभिप्रेरित करता है। कर्मचारियों की नौकरी व तरक्की सभी कुछ निरंकुश नेता की इच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारी वर्ग को किसी भी निर्णय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का लेश मात्र भी अधिकार नहीं होता। इसी में हमारे पास दूसरी विधि है, वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जनतांत्रीय लोकतंत्र विधि या जनतांत्रीय नेतृत्व शैली या फिर लोकतंत्र नेतृत्व शैली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस पद्धति को समूह केंद्रित नेतृत्व शैली भी कहा जाता है। आधुनिक समय में नेतृत्व की ये शैली सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं से संबंधित निर्णय अकेले प्रबंधक के स्थान पर कर्मचारियों के विचार विमर्श द्वारा लिए जाते हैं। प्रबंध अपने अधीन कर्मचारियों में पूरी आस्था रखता है और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन करके स्वीकार कर लेता है। नेतृत्व की यह पद्धति अधिकारों के विकेंद्रीयकरण पर आधारित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपनी पहल क्षमता, सृजनशीलता, योग्यता तथा संस्था के प्रति अपना लगाव दिखाने का पूरा मौका मिलता है। इसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीन कर्मचारियों के सुझावों का आदर करने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रयत्न करता है। इस प्रकार कर्मचारी यह अनुभव करने लगते हैं कि वे भी संस्था के एक अंग हैं तथा उनका कुछ महत्व है। इस प्रणाली का उपयोग किए जाने से अच्छे औद्योगिक संबंधों का निर्माण होता है। नंबर 3 फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो इसके क्या बोलते हैं, स्वतंत्र नेतृत्व शैली। नेतृत्व की इस शैली को निर्बाध स्वरूप या व्यक्ति केंद्रित प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में प्रबंधक अथवा नेता प्रबंधकीय कार्यों में कम रुचि लेते हैं तथा अधीन कर्मचारियों को उनके स्वयं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। इस विचारधारा को अपनाने के पीछे ये धारणा निहित है कि यदि अनुयायियों को अपनी इच्छा अनुसार निर्बाध रूप से कार्य करने दिया जाए तो ये अधिक परिश्रम से कार्य करेंगे, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे। इसके अंतर्गत प्रबंधक केवल व्यापक उद्देश्यों की व्याख्या करके अधीन कर्मचारियों को अपने अपने लक्ष्यों को स्वयं निर्धारित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्य निष्पादन के लिए साधन प्रदान करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को सलाह भी देते हैं। ये पद्धति निरंकुश नेतृत्व शैली के बिल्कुल विपरीत है। तो इसमें भी आपने यही करना है कि ये जो अभी शैलियाँ आपने देखी हैं इनकी आप विशेषताएं लिख सकते हो अपने आप, इसके लाभ जो लाभ हैं दोष हैं इनका आप वर्णन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें निष्कर्ष भी निकाल सकते हो कि कौन सी विधि जो है वो ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो ज़्यादा उपयोगी विधि क्या होगी, तो उसका जो एक ही कारण है कि आप यही लिखो कि इन सभी का मिश्रण जो है उसको अपनाया जाए तो वही अच्छा है। जैसी जैसी स्थिति बने उस स्थिति के हिसाब से इनमें से किसी भी शैली को अपनाया जा सकता है। नंबर 3 है हमारे पास सी पार्ट रिजल्ट बेस्ड। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड में क्या है, परिणात्मक नेतृत्व शैली। नेतृत्व की इस पद्धति में नेता अथवा प्रबंधक द्वारा क्रियाओं के परिणामों पर ध्यान केंद्रित